मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंग जो प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण, तो आकाश नीला रंग क्यों दिखाया जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश फैल जाता है, सारा रंग फैल जाता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण, तो प्रकाश का यहाँ भी प्रकीर्णन हो जाता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो प्रिज्म कोण कहलाएगा। वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में होता है। आगे देखिए, ये वही पुराना सवाल आ गया। आकाश के नीले रंग का कारण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष के निवारण, है ना। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मानव के नेत्र में उपस्थित लेंस है, हम अपने अंदर जो लेंस है वो भी उत्तल लेंस ही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका आ गया खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या है? प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मैंने पहले भी बताया था कि खाली स्थान हो चाहे कोई भी हो, आपको एक शब्द में उत्तर के जैसा ही याद करना है, क्योंकि ये बदल के आ सकता है। तो शॉर्टकट याद करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मानव नेत्र में प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का बहुत छोटा हो जाना होता है। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में किया जाता है, मतलब नेत्र दान जो होता है तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आंख के बीच के छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। अब आ जाइए मैचिंग में। तो देखिए क्या कह रहा है? नेत्र रोग, तो कम प्रकाश में धुंधला दिखना। जब कम प्रकाश में हमको धुंधला दिखता है तो वो क्या कहलाता है? नेत्र रोग कहलाता है। टिंडन प्रभाव, तो घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, मतलब ऊपर से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो ये कौन सा प्रभाव बनाता है? टिंडन प्रभाव बनाता है। आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकीर्णन अभी तो बताया गया था, तो 3 नंबर यहां हो जाएगा। ठीक है, तारे का टिमटिमाना, इसके पहले बताया गया था अपवर्तन के कारण। बस हो गया, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा आपका इंद्रधनुष। हो गया। अब एक शब्द में उत्तर देखिए। कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया पुतली फैल जाती है। आप कभी आईना को लेकर के धूप में जाइए, वहां पुतली को देखिए और फिर छाया में तुरंत आके पुतली को देखिए, तो आपका पुतली फैला हुआ नजर आएगा। नेत्रदान में कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट में। आजकल मशीनें इतनी एडवांस हो गई हैं कि 15 से 20 मिनट में आपका नेत्र ले लेगा और किसी को दूसरे को दे देगा। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तारे के टिमटिमाने का कारण पहले भी बताए, अपवर्तन। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए 12 पाठ देखिए। 12 पाठ क्या है? विद्युत। तो विद्युत का क्या है? निम्नलिखित, पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम है? तो v²/L बराबर नियतांक। एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 500 वाट और 2000 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का माप है, तो 0.2 यानी कि अमीटर। यदि विभवांतर को
वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। विभवांतर मापक यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे चलिए, आगे आपका आ गया खाली स्थान। तो इसमें लिखा है कि किसी तार का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी तार का प्रतिरोधक उसके लंबाई की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, मतलब रुकावट उसमें नहीं होगा। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है और अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे क्या है? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं। इस तरह से आपका 12 पाठ खत्म हो गया। अब आ जाइए 13 पाठ में। 13 पाठ क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, लघु पथन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है ना? समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। तो जब समान चुंबकीय ध्रुव होंगे आपके, जैसे यहाँ N और S है और यहाँ भी S हो जाएगा, तो S जब एक जैसा ध्रुव आ जाता है ना, तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब आकर्षण नहीं होगा, खींचेगा नहीं, एक दूसरे को दूर भगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बंद वक्र होती है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात से, यानी कि लोहा से स्थायी चुंबक बनाया जाएगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 पाठ में 3 अंक का ही प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसलिए हम 15 पाठ में हम आ गए। हमारा पर्यावरण, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे इंपॉर्टेंट। तो निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ इन सभी में है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं है। प्लास्टिक आ गया तो ये निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ये सड़ेगा गलेगा नहीं, इसलिए ये अनिम्नीकरण पदार्थ में आएगा। निम्नीकरण में ये तीनों आएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव, है ना? घास, बकरी और मानव, ये सही क्रम है, ये सब गलत क्रम है। किसी परितंत्र के घटक हैं उपरोक्त सभी, मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों मिल करके ही, है ना, किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। आगे क्या है? ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। एक परितंत्र में मानव है तो सर्वाहारी। मानव क्या है? सर्वाहारी। एक थोड़ा क्वेश्चन इधर छूट गया। हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो हरे पादप प्रथम स्तर में आते हैं। सबसे पहले पादप से ही कोई आहार श्रृंखला शुरू होती है। अब आ जाइए खाली स्थान में। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? अपमार्जक, यानी कि ये सफाई का काम करते हैं, वातावरण में किसी चीज को रहने नहीं देते हैं। लास्ट में कोई जब नहीं खाएगा तो यही खा करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आपका वातावरण साफ हो जाएगा। वर्षा के पानी को एकत्रित करने व इसको उपयोग करने को क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रह कहेंगे। पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वहीं से सारा चीज शुरू होता है। हर खाने पीने की चीज पौधे से ही शुरू होती है लगभग। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। अब आ जाइए 16 पाठ में। 16 पाठ क्या है आपका? प्राकृतिक संसाधनों का सपोषित प्रबंधन। तो पहला है, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत भैया विद्युत नहीं है, इसको बनाया जाता है, प्रकृति ने नहीं दिया है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो सबसे कम प्राकृतिक संसाधन जो हो रहे हैं वो वन है। सब काट पीट के उसका कुर्सी, टेबल, अलमारी, पता नहीं क्या क्या बना दे रहे हैं, है ना। आगे है, गंगा की नदी में प्राकृतिक
स्रोत वे वस्तुएं हैं जो प्रकृति का एक उपहार है, जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। तो प्राकृतिक स्रोत से जो भी वस्तु मिलती है वो मानव के लिए क्या है, एक तरह से उपहार है। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कालीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? कालीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है अधजले शवों को जल में प्रवाहित कर देना। शव पूरी तरीके से जलता नहीं है, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया आ जाती है? कालीफॉर्म बैक्टीरिया आ जाती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। गंगा की सफाई योजना की प्रारंभ कब हुई है? तो 1985 में हुई है। चिपको आंदोलन संबंधित है, जाहिर सी बात है वनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पास आया है गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण। तो गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होगा? फैक्ट्रियां हो सकती हैं और भी कुछ हो सकता है। तो गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण आप लिख सकते हैं तट पर अनेक प्रकार से गंदगी फैलाना, है ना। बंगाल के उस वन का क्या नाम है जिसके संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है? तो आरावाड़ी एक वन है जिसको अच्छे से संरक्षित किया गया है पशुओं के लिए, जो एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अमृता देवी वनों को बचाने के लिए बहुत उत्तम प्रयास की थी, बहुत साहसी पूर्ण कार्य की थी, इसलिए उनके नाम से एक पुरस्कार बना दिया गया। अब जो भी वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है या वन्य जीवों के लिए उसको बचाने के लिए प्रयास करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से जनसंख्या है। वैसे और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जनसंख्या सबसे प्रमुख कारण ही माना जाएगा। इस प्रकार से आपका मुख्य ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा कम समय में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। धन्यवाद।